Shadows fall over my heart. तो देखो आज जो हम लेने वाले हैं बेसिकली ऑप्टिक्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स को मैं बता दूं पहले ही आपको। सबसे पहला हमारा रहेगा प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो जहां प्रोजेक्टर लगा दिया आपने, ठीक है, आपको इमेज यहीं बनानी है, इमेज इसी जगह बनानी है और प्रोजेक्टर वहां है, तो उस प्रोजेक्टर से लेके ये वाला डिस्टेंस क्या माना जाएगा? लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है? v। ठीक है, और आपको जितनी बड़ी इमेज बनानी है, जितना x बनानी है, x मतलब जितनी ज्यादा बड़ी बनानी है, आप जाहिर सी बात है वो यहां बड़ी बनेगी 3 गुना 4 गुना, वो इमेज हम उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्निफिकेशन में। प्रोजेक्टर में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक? जहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है वहां से लेके स्क्रीन तक। फिर हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन, कि कितनी बड़ी इमेज बनानी है। समझ पा रहे हो? मतलब कि समझना, ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी स्क्रीन लाए हो प्रोजेक्टर की और कितना दूर पड़ा हुआ है। समझ में? जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो बड़े हॉल्स होते हैं उनमें प्रोजेक्टर की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है v, तो उसी हिसाब से क्या बढ़ जाता है? मैग्निफिकेशन। समझ पा रहे हो आप कि जिस हिसाब से आपका इमेज का डिस्टेंस बढ़ेगा उस हिसाब से मैग्निफिकेशन भी चेंज होगी। तो जितना आप पीछे जाओगे आप उतना आपको फिर वाइड स्क्रीन मिल सकती है। आ रही है बात समझ में? ये तो क्लियर है ना? जैसे मान लो यही मैं प्रोजेक्टर रखता हूं तो वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा, पर वही मैं पीछे ले जाऊं तो वो और बड़ा एरिया कवर कर पाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमें v चाहिए, हमें इसके अंदर मैग्निफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, और इस लेंस की हमें क्या पता होनी चाहिए? फोकल लेंथ। आ रही है? तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना? क्लियर है? प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट में सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो मैग्निफिकेशन, और दूसरा एक इसके अंदर एरिया कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? अभी तक क्या होता है ऑप्टिक्स में, वैसे तो कोई एरिया के उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ है ना चीजें हम 1D में देखते हैं। किसमें देखते हैं? v भी 1D में देखा है। कितना इंसान जो है वो हम है ना एक्चुअली में हाइट में मेजर करते हैं। जैसे मेरी जितनी हाइट है, मेरी हाइट एक 1D चीज है या 2D है? 1D हाइट मेजर करना, पर मेरा जो एरिया मेजर करना वो क्या है? 2D है। अब मान लो मैं प्रोजेक्टर में हाथ भी तो फैलाऊंगा, मान लो मैं प्रोजेक्टर में एक क्या हूं? इमेज हूं, तो मेरे कुछ हाथ भी फैलेंगे। मान लो अब प्रोजेक्टर की स्क्रीन ही इतनी है तो मेरे हाथों में जो चीज है, मैं हाथों के जो मोशन कर रहा हूं वो दिखेंगे अच्छे से? नहीं। तो प्रोजेक्टर के अंदर दो बातें बहुत मेन होती है, एक तो उस बंदे की हाइट और एक पूरा उसकी क्या लेंथ, कि उसकी जो स्क्रीन की लेंथ कितनी होने वाली है। उन दोनों से फिर क्या निकलता है? एरिया। क्योंकि प्रोजेक्टर कोई सिंगल डायमेंशन वाली चीज नहीं है, बल्कि क्या है? ऐसे पूरा एक एरिया है। क्लियर है? तो प्रोजेक्टर में समझ में आ रही है? आप लोगों को मैं बता दूं, तुम लोगों के ना एक 12th में एक बार एक चीज रिपीटेशन में होती है कि जो इमेज ली जाती है ना वो नीडल ली जाती है जानबूझ के। हमेशा इमेज जो होती है वो नीडल, पिन, तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसमें पिन यूज हुई थी। वो जानबूझ के पिन क्यों लेते हैं? पिन के अलावा कोई और चीज क्यों नहीं लेता है? क्योंकि पिन में सिर्फ एक एक्सिस है, समझ में ना, लेंथ है। अगर जानबूझ के वो और कोई सामान ले लेंगे पिन के अलावा तो वो चीज चौड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जिससे फिर पता है क्या? डबल इफेक्ट होगा। क्या होगा? एक चीज जो है पिन है, पिन क्योंकि बहुत पतली सी होती है, नीडल भी ऐसी पतली सी लंबी सी रहती है, नीडल वाला करा है। एक बेंच होती है ऑप्टिकल बेंच, उसमें यहाँ एक नीडल रखते हैं, फिर एक मिरर रखा, फिर लेंस रखा, फिर ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं अलग अलग एंगल पे। आ रही है बस समझ में? ठीक है? किस किस के हुआ ये एक्सपेरिमेंट? स्कूल अभी गए नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए। ठीक है? तो अपने दिमाग में ये बात जरूर डाल लो कि अपन को प्रोजेक्टर के अंदर एरिया भी चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। और वो एरिया किससे रिलेट करेगा? मैग्निफिकेशन से। समझ में आई? तो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो है रहेगा प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट्स के, प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे चलते हैं।
ठीक है, थोड़े बहुत हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई भी एक क्या होगी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगी। और कौन कौन होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर देन क्या रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर आपका रहेगा टेलीस्कोप। ठीक है, देखो तो पहला प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट, और 2 लेंस एरिया एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट भी सिर्फ जेई के लिए हम पढ़ते हैं, 2 लेंस और एरिया डिस्टेंस कॉन्सेप्ट भी सिर्फ हम किसके लिए पढ़ते हैं, जेई के लिए, और आई कॉन्सेप्ट भी सिर्फ हम किसके लिए पढ़ते हैं, जेई के लिए। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में डाल लो कि हमारे को थोड़ा प्रोजेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए। बैक टू बैक काफी सालों से क्वेश्चन आ रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर। ये वाला तो थोड़ा टफ है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है, और उसके बाद क्या रहेगा, आई कॉन्सेप्ट। और ये आपको किस में काम आएंगे, ये तीनों तो, ठीक है, और ये तीनों पे क्वेश्चन आता है। और मजेदार बात क्या है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल रहता है वो। तो आप ये वाला अभी कभी भी अगर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड या टेलीस्कोप पे कोई क्वेश्चन आए तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको सबसे आसान करना होता है इन तीनों को। पर ये पता है दिमाग में इतना भ्रम रहता है ना, दिमाग में थोड़ा सा ये अजीब रहता है, मतलब हाँ। तो स्टार्ट करते हैं अब प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट से। किससे, प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट से। प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट से पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट आएंगे, जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ पहले, ठीक है, कल वाला कहां है आपका, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो सबसे पहले, क्या क्वेश्चन है उसे देखो, जानो। कुछ चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिली हुई है। 16 क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है, क्या नाम है, अवनी, स्लाइड प्रोजेक्टर। कौन सा, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, यानी कि जिसमें हम अपनी शेयर स्लाइड्स चलाते हैं, है ना। बहुत सारे टीचर जैसे अकाउंट्स वगैरह के टीचर होते हैं, वो स्लाइड्स का यूज करते हैं कि उनके पास हमेशा पहले से ही क्वेश्चन रहता है, फिर वो उसमें एंट्रीज डालते रहते हैं। और एक हमारे बहुत फेमस सर भी है इधर, कौन से, आशीष सर हैं अकाउंट्स के, वो भी पूरा प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। उनके बेसिकली स्लाइड्स चलती रहती हैं, टेक्निक रहती है उनकी। तो होता क्या है, अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं, प्रोजेक्टर के अंदर आपको पहले फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। आपको कुछ इमेज जो है, उस आपने स्लाइड के अंदर जो इमेज है, जो अंदर क्या बोलते हैं, इट थ्रोज एन इमेज ऑफ, ठीक है। इमेज का आपको एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या है, आप लोगों ने कभी वो देखी है, एक है ना, एक छोटी सी फिल्म आती है, पहले ना फोटो खींचने पे एक फिल्म नहीं आती थी, 2x2 सेंटीमीटर की छोटी सी फिल्म, ठीक है, इस तरीके से ब्राउन कलर की होती थी शायद वो। उसको अगर प्रोजेक्टर के एकदम सामने रख दे तो वो बिल्कुल फिल्म यहां बन जाती है। कभी देखा है, पुरानी जितनी भी सिनेमा मूवीज थी ना, उसकी बहुत बड़ी बड़ी रील आती थी, कैसेट आती थी पूरी, वो डलती थी और टुक 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 चलती थी। तो क्या वो स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह,
ये सारे तो डिजिटल प्रोजेक्टर है तो जो आजकल नए आ रहे हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, जिसमें आप कोई भी सामान ऐसे रखो और वो वहां पर पूरा बड़ा हो जाए, जूम हो जाए, तो उसका फिल्म जो का साइज है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इमेज, और उस इमेज की हम एक बड़ा क्या बनाना है, प्रोजेक्शन। इस इमेज का हमें बड़ा क्या बनाना है, प्रोजेक्शन। समझ में आ रही है? तो मतलब आपने वो इमेज डाली है प्रोजेक्टर के अंदर जो कि बड़ी हो कि यहां पर दिखने वाली है, सही है। उसके बाद क्या है, स्लाइड ऑन अ स्क्रीन 50 मीटर फार फ्रॉम अ लेंस। स्क्रीन जो है और स्क्रीन से लेके जो प्रोजेक्टर का डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया है, 5 मीटर। काफी ज्यादा है 5 मीटर, तो लगभग हो गया ये बच्चा जहां बैठा हुआ है इससे भी थोड़ा ज्यादा। यश, तो इतना दूर आपका प्रोजेक्टर रखा हुआ है और हमें बहुत बड़ी इमेज मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर, क्योंकि 2 बाय 2 सेंटीमीटर की काफी छोटी इमेज है और उसका हमें बड़ा वर्जन चाहिए। क्लियर है? अब बताओ हमें निकालना क्या है कि जो पिक्चर बनेगी ना वो कितने साइज की होगी, जो पिक्चर बनेगी वो कितने साइज की होगी। क्या हम फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस किसको पता है? क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? क्या? माइनस बी बाई व्यू। ये लेंस के लिए होती है या मिरर के लिए होती है? माइनस वी का। देखो मैग्निफिकेशन वी बाई होती है लेंस के लिए और माइनस वी बाई होती है, तो हम पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में रख लो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ चीजें हमें सेंटीमीटर में दी है और कुछ चीजें हमें किस में दी है, मीटर में। अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या हमारे पास v है, v u है? नहीं, तो हमें ये लेंस का फॉर्मूला यूज करना है, ये तो यूज ही नहीं करना है, ये मिरर का होता है, हमें इसका यूज करना है। v अपन को पता है कितना है, ये कैसे कर लिया मैंने, ये कैसे किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैंने बोला था ना v उसको लेना है जो प्रोजेक्टर से कहां तक का हो, स्क्रीन तक का, v वही तो है। अब u अपन को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। निकालो f कितनी है 10, v डालो और u निकालो। लेंस के लिए ऑलवेज यूज करना, हमें यहां क्या यूज करना है, माइनस। मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं आता पर यहां माइनस आता है। थिन लेंस फॉर्मूला ही है। अब आप लोगों ने बोला नहीं सर यहां फोकल लेंथ का साइन नहीं बताया आपने, क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स। तो फोकल लेंथ प्लस लेनी है और आप करो फिर इसको भी प्लस ले। कितना आ रहा है आंसर, वन बाय 10 इक्वल टू 1/500 माइनस 1/u। 1/u इज इक्वल टू -10। कितना आएगा इसका, 1 माइनस 50, 49 बाय माइनस 49 बाय 500। u आ गया हमारा माइनस में 500 बाय 49, दैट इज अवर u। अब हमारे पास u है और क्या क्या है हमारे पास, क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि v बाई यू कर लेते हैं। 500, ठीक है, 500 बाय माइनस 500 बाय 49। ये कहां से लगाया मैंने फॉर्मूला, बताओ, समझ में आया? मैंने मैग्निफिकेशन लगा दी। अब नेहा आपको ये ट्रिक समझ में आई, ये क्या है, ये इस फॉर्मूले में डाली है वैल्यू हमने। अब 500 से 500 कर दिया, कितना आया, -49। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, तो -49। मैग्निफिकेशन आपको नहीं लगता कि इतनी गुना बढ़ जाएगी इमेज, मतलब कि जो इमेज बनने वाली है प्रोजेक्टर पे इमेज, वो कितने टाइम्स बन जाएगी, 49 टाइम्स। अब आंसर बताओ क्या है इनमें से, 49 है या इसमें 98 होना चाहिए आंसर। क्यों 98? 2 सेंटीमीटर का तो वही है, 2 सेंटीमीटर की तो क्या है, फिल्म है। उस 2 सेंटीमीटर का 49 टाइम क्या होगा,
98। तो मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है कि ओवरऑल जो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है वो कितने चौड़े हो जाएंगे, और वो चौड़े कितने हो जाएंगे 2 इंटू मैग्निफिकेशन का मतलब जानते हो ना, कितना गुना आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। तो इमेज जो है फाइनल प्रोजेक्शन की, एक इन्होंने इमेज वो बोली है जो डाली है, वो एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और एक इमेज क्या है जो ये आई है 49। तो 98 इसका आंसर है। और कौन कौन सा आंसर है, कोई और है? ए वाला इसका आंसर है। और सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गए? नेगेटिव शो करता है रियल एंड इन्वर्टेड। आपको शायद ना पता हो, मैग्निफिकेशन में जो नेगेटिव साइन आता है ना, वो बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। कूल? चलो ये बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलो ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे। किस पे? 19th क्वेश्चन पे आओ फटाफट। ये भी प्रोजेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 19th वाला भी। देखा आदित्य? 19th क्वेश्चन एक बार देखो क्या क्या गिवन है इसके अंदर। क्या इस बार आपको स्क्रीन का विड्थ दे रखा है? स्क्रीन का विड्थ कितना है? मुझे तो 20 दिख रहा है। ठीक है, मुझे जो इस बार मिला है, मुझे मिला है एक 35 mm की फिल्म है। वही फिल्म वो जो मैं बता रहा था ब्राउन कलर वाली, पिछली बार उसको हमने एज अ इमेज का नाम दिया था, इस बार उसको हमने फिल्म का नाम दिया। तो 35 mm की एक फिल्म है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट की कहां प्रोजेक्शन है उसका, उसको 40 मीटर दूर रख के 20 मीटर का बनाया गया। ये तो वाला बहुत बड़ा हो गया 20 मीटर। चलो अब बताना है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ प्रोजेक्टेड लेंस। क्लियर है? क्या दिक्कत है? पहले आपको नहीं लगता कि आपको मैग्निफिकेशन निकाल लेनी चाहिए इस बार? क्यों? आपको इस बार पता क्या, आपको पहले से ही कुछ चीजें दे रखी है, ठीक है, जैसे कि क्या, हाइट ऑफ आपको पहले से इमेज दे रखी है। हाइट ऑफ इमेज कितनी बनने वाली है, और ऑब्जेक्ट की कितनी दी है 35। ऐसा नहीं है? चलो दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। बहुत चंटे हैं ये, बहुत चंटे हैं ये ना। पुराने सिनेमा वाले ना पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, इसीलिए ये नए सिनेमा वाले जो डिजिटल वाले हैं, जैसे ये हमारे VCS वगैरह, तो कुछ भी नहीं है। पुराने जो सिनेमा होते थे ना, वो एक जगह पर एक ही सिनेमा बनता था। एक मैंने वो देखा है करोल बाग पे, कभी मैं गया नहीं। जब हम लोग स्टेशन से जाते हैं तो देखते हैं लिबर्टी करके नाम आता है एक, ठीक है। एक है डिलाइट। डिलाइट तो मैं काफी बार गया हुआ भी हूं। तो वहां मैंने देखा है कि उससे अच्छी पिक्चर क्वालिटी, उससे अच्छा साउंड, और सही भी है रेट, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सबसे बढ़िया है वो, क्योंकि उसके अंदर काफी क्या है, विड्थ। पुराने जमाने में तो बालकोनी सीट्स भी होती थी, वो ऊपर छत के ऊपर जो होती थी, वो सब भी होती है। और विड्थ बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है, बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले मिल जाता है। पर क्योंकि क्या होता है, उसके कारण एक ही जगह पर एक ही हॉल बन सकता है। और आजकल जितने भी नए थिएटर्स है, वहां देखते हो आप, एक जगह मल्टी होता है। वो सारे डिजिटल प्रोजेक्टर यूज करते हैं, जिससे स्क्रीन का जितना मर्जी बड़ा कर दो, जितना मर्जी छोटा कर दो। तो हम लोगों को इस बार हाइट ऑफ इमेज जो मिला है, वो मिला है 20 मीटर। मुझे तो 20 मीटर मिला, और वो 20 मीटर मेरे हिसाब से पता है कितना है, इतना सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं है, बहुत ही। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मुझे सिर्फ कितना मिला है, रुको ना, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं ना। कोई नहीं यार, आपको ये पता है ना, मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करने के बाद सेंटीमीटर आ जाता है। तो अब यहां से क्या आएगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, HI/HO। कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन? तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा आएगा। करो, कैलकुलेट करो, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है। नहीं आया? समझ में आया? ये हमने मैग्निफिकेशन का इस बार HI/HO, पिछली बार ये लगा था V/U, पर इस बार क्या लगा है HI/HO, जिससे हमारा
ये कट सकते हैं क्या दोनों? कुछ उसमें आंसर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर आएगा 4000/7। कंफर्म्ड है? पक्का? चलो बस, बहुत बढ़िया। तो हमारा मैग्निफिकेशन 4000/7 आ गया। वेरी नाइस। अब अपन को एक मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला पता है, V/U। V और U में से क्या दे रखा है? क्या हमें प्रोजेक्टर से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस दे रखी है? तो हमें V दे रखा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन है 4000/7 और V कितना है? कितना बताओ? 4000 होगा मेरे हिसाब से तो सेंटीमीटर, है ना? और कितना आ रहा है U बताओ? मुझे तो लग रहा है U 7 आ रहा है। 7 नहीं आ रहा? 4000 से 4000 कट गया और U आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ कैसे निकालनी चाहिए? बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अब तो कौन सा फॉर्मूला है नेहा फोकल लेंथ निकालने का? 1/f = 1/v - 1/u फॉर लेंस। लेंस के लिए यही होता है और प्लस लगता है मिरर के लिए। कर लो, कितना आया आंसर? खतरनाक सा आंसर आ रहा होगा कुछ। इसका आपका आंसर आएगा 'हाँ, एक बात और याद रखना, u को किस में लेना? माइनस में। हमने u को माइनस में नहीं लिया, ये भी एक गलती हो जाएगी। नहीं तो u को माइनस में, हम ऑलवेज u को माइनस में लेते हैं, उसके हिसाब से करो। कितना आ रहा है फिर आंसर? $4007 में, इसका 4007 में 28,000 आ रहा है। यही आ रहा है सरदार जी? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है ना 4007 को 4000 ही ले लो और 4000 को उससे काटोगे 7 आ जाएगा लगभग। 7 नहीं आएगा? लो दिखाता हूं मैं आपको। आपने 1/4000 माइनस 1/7, तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम 28,000। फिर यहां आएगा 7 और यहां आएगा प्लस का, तो ये आएगा 4007 में, सॉरी ये इससे लगभग काट दो, अराउंड 1/7। तो कितना आएगा आपका? फोकल लेंथ आएगा 7 सेंटीमीटर और या 70 mm अराउंड। कूल। वैसे 4007 इससे प्रॉपर कटेगा नहीं, 6 पॉइंट कुछ आएगा, पर हम लोगों ने उसको 7 ही आंसर, क्योंकि कोई पॉइंट में है ही नहीं तो हमने 7 ही ले लिया। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बट एक बात बता दूं, यही अगर क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन अगर उसमें आता है नंबर लिखने में, तो आप कोशिश करना पॉइंट में लिख के आना। मतलब पता है, अभी तो मैंने बताया हमारे पास ऑप्शंस थे, सॉल्व करके लिखने वाला आए ना, जिसमें पुट करने वैल्यू, उसमें पता है क्या करना? कम से कम 6.98 ऐसे 2 डिजिट तक लिख के आना। 6.98 कम से कम मिनिमम 2 डिजिट आपको लिखनी पड़ती है। 6 पॉइंट अगर 9 में लिख दोगे तब गड़बड़ लेंगे वो। इसके बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सिग्निफिकेंट फिगर सुना है कि एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिनिमम लिखो ही लिखो, मिनिमम। क्लियर है? समझ गए? पूरा प्रॉपर आंसर आ रहा है तो फिर तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है इतना, पर मेन किसके ऊपर है? डन? तो आपको प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट समझ में आया?
दो तरीके के आते हैं, एक तो जिसमें आपको पहले से ही इमेज का साइज दे देंगे, फोकल लेंथ दे देंगे और सीधा पूछेंगे कितनी मैग्नीफाई हुई। एक क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे देंगे कि कितनी बड़ी बनी, तो पहले मैग्निफिकेशन निकालो बाद में प्रोसेस करो। समझ में आया? तो ये दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन प्रोजेक्टर के ऊपर। अब आते हैं भाई डायरेक्ट। कल हमने क्वेश्चन जो करा था ना, कहां तक कर लिया था मैं बता देता हूं आपको। 9 तक हमने कल कर लिए थे। 9 तक कर लिए थे हमने या नहीं करे थे? शायद 9 तक नहीं हुआ था। हाँ, 9th वाला नहीं हुआ होगा। 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अ कन्वेक्स लेंस इज मेड, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में लगाओ, ये ना एकदम न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सोचने वाला है। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.23 है, 1.2 है सॉरी, उसको पानी में डाला है 1.33 वाले पानी में। नेहा मुझे बता सकते हो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? क्या कन्वर्जिंग? आदित्य बता। सही कह रहा आदित्य, ठीक है। चलो बताता हूं मैं तुम्हें। तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसके बारे में देखो जरा ध्यान से कि कन्वेक्स लेंस वैसे तो बहुत ज्यादा क्या होता है? कन्वर्जिंग। क्लियर है? और इन्होंने जो बाहर वाटर मीडियम डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 और इसका कितना है? 1.2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेंस का ज्यादा है या n वाटर का ज्यादा है? तो डेफिनेटली वाटर का ज्यादा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, कि हमेशा पहले आप लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व करो अच्छे से। नहीं दे रखा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r माइनस 1। आप पहले इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पक्का एयर या कुछ और दे रखा हो, जैसे यहां पानी दे रखा है तो पानी वाला डाल के यहां पर इसका निकाल देंगे हम। किसका? मीडियम का। देखो दो मीडियम है ना, एक पानी है और एक लेंस का है खुद का ग्लास, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाए तो देखो एक होता है बिहेवियर। क्या होता है? अब बताओ इसका बिहेवियर क्या है? कन्वर्जिंग है। पर लेंस से अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग है और एकदम से ही वो किस में आता है? रेयरर टू डेंसर मीडियम आता है। ये ऐसा किसका काम कर रहा है? रेयरर। तो रेयरर से डेंसर आता है तो क्या उसका जो बेसिक पूरा का पूरा, हाँ ठीक है सर, उसका बेसिक पूरा का पूरा जो एटीट्यूड होता है ना वो क्या हो जाता है? चेंज। ये बात याद रखना कि अगर लेंस से अगर आपको कभी भी n लेंस कम मिले n मीडियम से, ठीक है, तो लेंस अपनी नहीं चला पाएगा, तो यहां पर लेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। क्या करेगा? प्रॉपर्टी लूज कर देगा। पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा है और किसका है? मीडियम का कम है, तो क्या लेंस इसके चलने देगा? क्योंकि ये ज्यादा है तो यहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। प्रॉपर्टी रिटेन, ये बात लिख लोगे? ये छोटी छोटी, हाँ प्लेन होगा। हमने सीबीएसई में एक ऐसा क्वेश्चन भी करा था, वो बड़ा सा जो क्वेश्चन आता है कि पहले एक लेंस रखा, नीचे पानी रखा और नीचे फ्लैट सरफेस है। याद आ रहा है ना? बहुत अजीब हो जाता है वो। तो यहां पे आप बताओ कौन सा मेथड लग रहा है? प्रॉपर्टी लूज। तो लेंस की प्रॉपर्टी अभी क्या है? कन्वर्जिंग, तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जिंग। पर कन्वेक्स था, अगर कनकेव दे रखा होता तो उल्टा वो क्या हो जाता? कन्वर्जिंग। वहां पहले ये चेक करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा है या मीडियम का। दूसरा ये चेक करना लेंस कौन सा है, कनकेव है या कनकेव है तो कन्वर्जिंग होगा, प्रॉपर्टी लूज करके डाइवर्जिंग हो जाएगा। और अगर वो डाइवर्जिंग है तो यहां आंसर क्या होगा बताओ फिर? डाइवर्जिंग। इसका है ना बच्चों को हम फॉर्मूला भी बता देते हैं कई बार, एक फॉर्मूला होता है पर वो मैं आपको बताना ही नहीं चाह रहा। रीजन क्या है कि बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है उस फॉर्मूले से।
से जो भी जैसा भी है रिटेन रहेगा, तब तो क्या होगा, दोनों एक ही तरह काम करेंगे, दोनों एक मीडियम ही बन जाएंगे। ऐसा होता भी है कि वो एक छोटे बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लेंस पानी में डालने के बाद ऐसा कौन सी केस होता है जब वो लेंस ही नहीं दिखता? कौन सा केस होता है? जब दोनों का, बहुत लोग पानी पे चल के दिखाते हैं मैजिशियन, तो क्या करता है, ग्लास और पानी का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम रखवाते हैं। वो चलते ग्लास पे है पर लोगों को लगता है अरे वाह पानी पे ही चल रहा है, ठीक है। और फिर वो एक अपना कैमरामैन रखते हैं जिसके साथ सेटिंग कर रखी होती है, वो सेटिंग वाला होता है, वो पूरा नीचे नीचे जाके देखता है। बहुत बचपन में एचपीओ देखता था तो उसमें एक मास्क वाला मैजिशियन आता था, वो मेरा फेवरेट था। वैसे पानी पे चल रहा था, नीचे यूं ऐसे लोग नहा रहे हैं, कर रहे हैं, पर वो चलता जा रहा है, नीचे लोग नहा भी रहे हैं, ठीक है। फिर स्विमिंग पूल को खाली करवाता वो और फिर दिखाता देखो ये स्लैब है। उसकी ये बात अच्छी थी, पहले जादू करता था फिर बताता था क्या है चक्कर। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं हम अपने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अंदर। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में। ये है क्वेश्चन 11। पहले क्वेश्चन 11 करेंगे अपन, ठीक है। 10 मैं बता दूं, 10 में आपको 10 में क्या करना है, 10 के अंदर मैं आपको फॉर्मूला बता के छोड़ देता हूं, आप कर लेना 10 का। देख लो 10 का, 10 में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 10th में जो 10th है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपन को बोला है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब R1 निकालना है या R2 निकालना है वो मैं बता देता हूं। इक्वी कॉन्वेक्स बोला इन्होंने, आपको एक वर्ड बोला है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? जिसके दोनों R1 और R2 बराबर हो। नहीं पागल हो, R1 चुप, R1 जो है वो होगा आपका प्लस R और R2 जो होगा वो होगा माइनस R। कभी भी इक्वल मत बोलना, क्योंकि इक्वल बोलते ही ये जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये लिख लो, इक्वी कॉन्वेक्स के लिए ये वाला ट्रिक लगती है। हाँ सर आ रहा हूं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया मैंने R1 को प्लस क्यों और ये क्यों, इसको यू क्यों लिया? रीजन बताओ, नेहा बताओ। मैंने R1 को एक्चुअली में फर्स्ट सरफेस का इस तरफ होगा ना कंप्लीट तो पॉजिटिव में, इसका इस तरफ होगा तो माइनस R। मैं यार ये बहुत बार मैंने बच्चों को देखा ये गलती कर लेता है। इक्वी कॉन्वेक्स में हम बोलते हैं दोनों तरफ रेडियस बराबर है पर साइन बराबर नहीं है। इसका साइन प्लस का है और तो इससे आपको नहीं लगता 2R हो जाएगा? ये पता है, ये प्लस का R, ये माइनस माइनस प्लस का R। तो इसका फाइनल आंसर पता है क्या बनता है? 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1/1। 1 क्यों हुआ? AR है। बुक वाले डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये तो डायरेक्ट क्या है, ये तो दोनों एयर है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालो, फोकल लेंथ होगी रेडियस। क्या एफ दे रखा है क्वेश्चन में? पावर। यार पावर से फोकल लेंथ तो निकाल ही लेंगे हम। कैसे निकालते हैं पावर से फोकल लेंथ? P इज इक्वल टू 1/f, उससे निकल जाएंगे। बस याद रखना मीटर में निकलेगी। किस में निकलेगी? इसे सेंटीमीटर में डाल देना। आया? ओ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसका है ना बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ये दोनों बराबर होके वो 2R बनेंगे। इसलिए मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन इतने डाले नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा बोर्ड के क्वेश्चनों में इनकी। तो अब आते हैं हम जो हमारा 11th क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग सा। इसमें हम क्या करते रहते हैं?
दो लेंस लेते हैं और उनको इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस लेके। इसे बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और अलग अलग इफेक्ट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? इफेक्ट्स। ये लिखा था तुमने कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की ज्यादा और लेंस से तो वो प्रॉपर्टी लूज करेगा। अगला देखो, दो लेंस लेना है, इसको ले लो क्या? x, और ये पूरा क्या है? d। सही है? d तो उतना ही रहेगा ना, x ऐसे चेंज हो सकता है। x क्या हो सकता है? चेंज। x को मतलब, ये x मतलब क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? ये d एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फिक्स, क्या आपको बता रखा है इन्होंने, डिस्टेंस, जिसमें मान लेते हैं यहां पर हमेशा एक क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसकी हम यहां क्या रखने वाले हैं? स्क्रीन टाइप। ये हमारी रहने वाली है यहां पर स्क्रीन। तो ये रेंज दे दी आपको, एक क्या दे दी? रेंज, जिसमें हम दो लेंसों को आपस में ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है? ये ऑप्टिकल बेंच पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये ऑप्टिकल 100 सेंटीमीटर की ऑप्टिकल आती नहीं है, 1 मीटर की ऑप्टिकल बेंच आती है, एक्चुअली में 100 सेंटीमीटर होता है, उस पे नीचे टुक 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 लगे हुए होते हैं निशान। तो उस ऑप्टिकल बेंच में हम क्या करते हैं? ऐसा एक नीडल फिक्स कर दी एक जगह पर, ठीक है, एक जगह स्क्रीन फिक्स कर दी, और बीच में एक लेंस, दो लेंस रख के अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चाहिए? मुझे इस साल का पता नहीं, क्योंकि इस साल थोड़ा एक्सपेरिमेंट कम हो गए, पर हमने अपने टाइम पे ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें हमने एक नहीं बल्कि क्या रखे? दो लेंस। फिर देखा, क्योंकि यहां पावर तुम्हें पता है ना, फोकल लेंथ भी ऐड वैड होती है। चलो समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें आपको d 75 सेंटीमीटर और x 25 सेंटीमीटर दे रखा है। कैसा लग रहा है? समझ में आया? कूल? चलो ओके। तो क्या ये u है? क्या ये u है? u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत? u में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। v क्या होगी इसके अंदर? क्या? ये एक्चुअली में क्या होने वाला है? फाइनल v। इसके रिस्पेक्ट में ये फाइनल v नहीं बनने वाला, इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये u और ये फाइनल v, इस लेंस से देखने पर। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, देखना, ये अगर 25 है और पूरा 75 है, तो बताओ, गैस करो, ये वाला साइड और वो वाला साइड कितना होगा? 25-25। समझे? इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख रहे हो? ये वाले को मैंने इसमें बोला कि हम देख रहे हो, देखो बीच में रखे, मैंने लेंस को बीच में रखा। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, तो जितना डिस्टेंस यहां पर कम होगा उतना ही यहां पर लोगों को यह नहीं पता होता कि अगर ये u है ना, तो ये भी क्या है? u है। u क्या होता है? लोग बोलते हैं u क्या होता है, एक्चुअली बताओ मुझे। ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब है तो डिस्टेंस ही। अब बच्चे बोलेंगे सर आप यहां u क्यों शो कर सकते हो, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बोलेंगे मुझे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पर इसे u एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, सिर्फ क्या ले रहा हूं? डिस्टेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आप इस x को बढ़ाते हो, उतना ही u क्या होता रहता है? कम। और u यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पर यहां सिर्फ ये क्या है? डिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है ये।
लोग कहेंगे सर ये कैसे, आप यू तो कुछ है ही नहीं यहां पर। मेरे को भी पता कुछ नहीं है यहां पर मैंने क्यों लिया है, मैंने वो देखा है कि ये स्केयर ऑलवेज बराबर रहे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो डी है वो v प्लस यू है। चुप रहो, बिल्कुल ही पगलो लो आप, बताओ कैसे? दिखा नहीं, 2u नहीं, समझे ना? ये फंसते हैं यहां पर। और x क्या होगा? ठीक है, मैंने x लिया है, पर कुछ लोग है ना, आपको बहुत सारी बुक्स में छोटे d से मिलेगा। एससी वर्मा में करोगे ना तो आपको ये छोटा d मिलेगा। ठीक है, इसको बड़ा d और छोटा d लेते हैं, पर मैंने जब x लिया है तो मैं x ही ले लेता हूं। क्या मैं x को v माइनस यू लिख सकता हूं? कैसे? कुछ भी v में से इतना हटा दो तो ये बच जाए। कैसा लग रहा है? सही नहीं है? कोई दिक्कत? इन दोनों को अब दो इक्वेशन से दो वैल्यू निकालो, v की और u की, और मुझे बताओ। वो यार एक मेथड होता है, मैं बता देता हूं आपको, एलिमिनेशन, पुनर्मुनेशन। ठीक है, वो करना तो जरा थोड़ा सा इसमें करो वो। और मुझे ना v और u की वैल्यूज चाहिए d और x के टर्म में। तुम पहले अच्छे से नोट करो। ठीक है, इसे बोलते हैं टू लेंस कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। एक बार बस आपको समझ में आ जाए ना, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे अभी तो ये दोनों कट जाएंगे, ओ कुलचो, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा? ये नहीं आएगा, d प्लस एक्स बाई टू, डी प्लस एक्स बाय। तो पहले तो मैंने ऐड कर दिया, क्या कर दिया? पर अब मैं कर रहा हूं क्या? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इस बार, और वो दोनों कट जाएंगे। तो क्या इस बार आंसर आएगा d माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू यू? तो यहां से d u कितना आ जाएगा? d माइनस एक्स बाय टू। कोई दिक्कत? आपको समझ में आया तस्बीह? देखो मैंने क्या करा, पहले तो नॉर्मली ये दोनों समझ में आ गए, ये दोनों आ गए ना, ये और ये पूरा बड़ा d है, और इस बड़े में से ये छोटा सा माइनस कर दो तो ये x है। फिर मैंने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेशन लगाया। पहले मैंने ऐड करा, पहले क्या करा? ऐड, तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस, ये 2v हो गया, और ये हो गया d प्लस एक्स। 2v का 2 नीचे पहुंचा दिया तो v की वैल्यू आ गई। फिर मैंने एडिशन नहीं करा, अभी तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था जिससे अपने आप ही कट गए। फिर मैंने क्या करा, इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने से क्या होगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और ये दोनों इस बार कट जाएंगे। समझ में आया ना ये दोनों क्यों कट जाएंगे? तो क्या बचेगा? d माइनस एक्स इक्वल टू 2u, जिससे u की वैल्यू आएगी d माइनस एक्स बाय टू। हाँ, अब तो आ गया होगा। अब तो तुम इनकी v की भी वैल्यू निकाल सकते हो, और हमें d और x दोनों दे रखा है, दोनों दे रखे हैं d और x, 75 और 25। फोकल लेंथ निकालनी है, अब तो कर लोगे, खुश हो जाओ। फोकल लेंथ क्यों, कैसे निकालेंगे? 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी, बस करो, मजा आएगा। कितना आंसर आ रहा है? बस हाँ, साइन कन्वेंशन जरूर लेना बच्चों। u किस में लेना है? माइनस में, u और v लेना है प्लस में। कर लो कर लो कर लो। सिक्सटीन 7.7 कौन है? आप सही हो बिल्कुल।
16.7। आसानी लगी? ठीक था? तस्बीह ऐसा क्वेश्चन है। अब सेम 12th क्या है? 12th। लेट्स डू 12th। इसमें भी आपको यहां ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आपको अ लेंस की जगह लिखना है टू लेंस। अ लेंस नहीं की जगह लिखना है टू लेंस। गलत कर रहा है क्वेश्चन। टू लेंसेज इज प्लेस्ड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा। ये अ लेंस गलत दिया है इन्होंने। दो लेंस है, क्या है? दो लेंस है। अब जो दो लेंस है उनको आपने कैसे कैसे रखा है बताओ? वही सोर्स और वॉल के सेम ऐसा ही है। दो लेंस को आपने सोर्स और वॉल के बीच में रखा है। यही सेम क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। और आपसे इस बार तो कुछ एरिया ही पूछ डाला। क्या पूछा डाला? एरिया। और हमने तो एरिया के बारे में से कुछ पूछा है, कभी सुना ही नहीं कोई। चलो करके देखते हैं फिर क्या है। मिटाऊं मैं? चलो चलो, दोनों लेंस बराबर है। दोनों लेंस देखो, ओ देखो देखो देखो, सुनना। तो दोनों लेंस है। हम दोनों की मैग्निफिकेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मान लो ये वाला लेंस एरिया ए बनाता है। क्या बनाता है? और ये वाला एरिया 2 बनाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैंने ना आपको एक वो बताई थी, एक कभी मैंने ऐसा कोई तुम्हें कुछ बताया टेक्निक, जिसमें आप एक फैक्ट्री में जाते हो, वो लंबा कर देते हैं, ठीक है, फिर वो आप दूसरी फैक्ट्री में जाते हो तो आप पहले से ही लंबे हो रखे हो तो आपका और मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन कभी ऐड नहीं होती, मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप तो थोड़ा सा बुरा मान जाओगे, आपका एग्जांपल नहीं लेंगे ठीक है। किसका लेता है? वो पीछे वो आर्यन, ठीक है, ये लड़का है, सही है। ये लंबा होना चाहता है। क्या? लंबा होना चाहता है। तो एक ऐसी फैक्ट्री है जो 3 गुना लंबा करती है और एक फैक्ट्री ऐसी है जो 5 गुना लंबा करती है, सही है। दोनों फैक्ट्री सीरीज में लगी हुई। सीरीज है मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो आर्यन जो है हमारा 6 फुट का है, मान लो। कितने का? नहीं, इसका बीवी ने इसको मार मूर के काट उठ के 2 फीट का कर दिया। कितने का? 2 फीट का, सही है। हाँ, तो 2 फीट का ये आर्यन इसमें जाएगा तो कितने फीट का होके निकलेगा? 6 फीट का। फिर आगे इसमें जाएगा तो 30 फीट का हो जाएगा। हाँ यार, बड़ा आर्यन हो गया। तो मैग्निफिकेशन अगर कोई इंसान ऐड करता, 3 और 5 को ऐड करता, तो 2 इंटू 8 कितना होता? 16 ही होता। 2 इंटू 8 वो तो गलत आंसर आता। मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। उसका एग्जांपल हमने ये सुना कि 2 फीट का पहले इसमें गया तो 6 गुना हो गया, मतलब 6 फीट का हो गया, 6 गुना इसमें गया तो 30 फीट का हो गया। तो मैग्निफिकेशन कभी भी मतलब ऐड मत करना, हमेशा क्या करना? मल्टीप्लाई। 2 लेंस अगर लगे हो तो उनका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m1 का फॉर्मूला होगा एरिया बाय एरिया 1, यानी कि जो ये अपने खुद से क्या बनाएगा? एरिया ऑफ इमेज बाय ओ, मतलब कि ऑब्जेक्ट।
मैग्निफिकेशन 2 बोला जाता है, ऐसा होगा A2 बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो और बढ़ा देगा ना उसके एरिया को, तो इसका A1 लेना है, इसका A2 लेना है। पहले ऐसे लो, दोनों का मैग्निफिकेशन लिखो, एरिया 1 बाय ऑब्जेक्ट और एरिया 2 बाय ऑब्जेक्ट। ये एरिया समझ रहे हो ना, इमेज, ये छोटा है और ये और बड़ा हो जाएगा, समझ में आया ना। इंसान कोई लकड़ी थोड़ी ना होता है जो सिर्फ लंबा होगा, मैग्नीफाई का मतलब वो मोटा भी तो होगा। अगर मैं लंबा हो रहा हूं तो क्या मेरी टांगे उतनी रहे और समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इनका इंसान का ओवरऑल पूरा साइज बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, उसको करवाना पड़ेगा अपन को। वो कौन है, अर्श नहीं आता, क्या नाम है उसका, अरशान। ये बहुत ही कुणाल डबल मीनिंग बहुत जल्दी लेता है ये। तो क्या मैग्निफिकेशन टोटल कैसे निकलेगी, m1 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या a1 a2 बाय ओ स्क्वायर होगा, कुछ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आएगा a1 a2 बाय ओ स्क्वायर, और ये m नेट है आपका। नहीं, अंदर कोई क्लास नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तुम लोगों को। अब अपन को यार हमें निकालना है शायद ऑब्जेक्ट, या पता नहीं क्या निकालना है, कुछ पूछा तो है इन्होंने, यही मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है। अब यार हमें एम नेट भी चाहिए, क्या चाहिए, एम नेट। तो मैं m1 के लिए यूज करता हूं टेक्निक, m1 के लिए होगा v बाई यू, और m2 होगा u बाई वी। कुछ भी मजा नहीं आया, मैं बताता हूं क्या। आपने मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला सुना ही होगा, v बाई यू इमेज बाय ऑब्जेक्ट, सुना ही है। तो m1 निकालते हैं, इसका u और पूरा v, कोई दिक्कत, u और v आया सब में, ये तो दिख ही रहा होगा साफ साफ, इसका u है और इसका v है, तो u बाई v ले लें। इसका v बाई u कैसे लिया मैंने, मैं बताता हूं आपको। इसकी इमेज यहां से यहां तक बनेगी, और जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सुना, ये कभी सुना है ऐसा तुमने, मैंने ऐसा, मैं बताता हूं, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। इसकी जो इमेज बनती है ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, समझ में। तो इसकी इमेज है v, तो वो इसके लिए, जो इसकी इमेज है m1 की, वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने उल्टा रिवर्स नहीं करा। अब बताओ यहां u क्यों, कुछ भी मैंने आपको बताया ही था, ये डिस्टेंस u होता है। अब इन दोनों को भी मैं यहां डालूंगा इस फॉर्मूले में, m नेट वाले फॉर्मूले में, क्या 1 नहीं आएगा, क्या 1 आएगा, डालो ना यहां पर, v बाई यू, u बाई v, कट के 1 आएगा, और o स्क्वायर आएगा a1 a2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और o जो आएगा अंडर रूट a1 a2। क्या है क्वेश्चन, आंसर है ऐसा। आपको नेहा ये समझ में आया कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आई, पूरा ही नहीं आया समझ में, ये भी नहीं आया। देखो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों को इसमें लगाया है। एक तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सुना है, उसकी जगह मैंने लगाया है एरिया ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले इसमें एरिया ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट लगाया, इसमें भी इसका एरिया अलग होगा, एरिया ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ये दोनों बना के रख लिया अपने। फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m1 और m2, तो m1 का वैल्यू डाला, m2 का वैल्यू डाला, जिससे ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम थे, तो a1 a2 बाय ओ स्क्वायर हो गया। चलो खेल खत्म यहां तक। तो उसके बाद हमने क्या करा, दोनों की मैग्निफिकेशन लगाई इस फॉर्मूले से, v बाई यू से। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है v बाई यू। तो v बाई यू, इसका v बाई यू, और इसका उल्टा u बाई v। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो इमेज होती है इस वाले के लिए, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होती है, और इसकी खुद की इमेज यहां से यहां तक u पे बन रही है। तो हमने दोनों को डाला, अब दोनों को वो ही फॉर्मूले में डालते हैं, m नेट के फॉर्मूले में, m1 इंटू m2 पे। m1 कितना है, इंटू u बाई v, कट 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 कट
1 आ गया, और इस वैल्यू को मैंने 1 यहां डाल दिया, फिर वो स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सा है पेचीदा, पर क्या करें, करना पड़ता है। हो गया, देख लो, ये तुम लोगों को ये सब चीजें वहां जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करनी है, फॉर्मूले। ठीक है, देखो ये पहला वाला फरवरी वाला तो तुम लोग एकदम फ्री माइंड, मैंने बोला था जाना, फ्री माइंड एकदम जाना, कोई टेंशन ही नहीं, चाहे रिवाइज नहीं भी हुआ है ना तब भी जाना आराम से। ठीक है, इसमें ज्यादा नंबर आते हैं क्योंकि माइंड में हमारी चीजें रहेंगी, अभी आपने हाल फिलहाल में पढ़ा है चीजें। फिर जब दूसरा वाला प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अपने खुद से ईमानदारी से फॉर्मूला शीट बनाना सीखना। जैसे हम लोग को इतने फॉर्मूले कैसे याद रहते हैं, उसका एक ही लॉजिक है कि हमने अपने टाइम पर आराम से बैठ जाते थे, नोट्स नहीं बनाते थे, टॉपिक लिखा उसका फॉर्मूला लिखा, टॉपिक लिखा उसका फॉर्मूला लिखा। इससे बेहतरीन तरीका ही नहीं है कोई पढ़ने का। यह तरीका तुम्हें इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लगता है, हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला। जैसे बीम के क्वेश्चन आते हैं उनमें अलग फॉर्मूला, तो उसमें हम लोगों को क्या करते हैं, खुद ब खुद बैठ के कोई बुक सारी बुक को साइड में करके लिखते चले जाते हैं, और नहीं तो फिर हेल्प लेते किसी बुक की और लिख लेते उस फॉर्मूले को। आखिरी में सिर्फ वही पढ़ते हैं, जब आखिरी पेपर होता है ना सिर्फ वो फॉर्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन तो जो हमने कभी लाइफ में देखा नहीं होगा ना वही आएगा। कभी ऐसा नहीं देखा हमने इंजीनियरिंग में कि वो क्वेश्चन कोई रिपीट हुआ हो या कोई बुक वाला आया हो, वो अपने आप ही प्रैक्टिकल सिचुएशन पे देते हैं। ठीक है, हमारे को मयूर विहार पे क्वेश्चन आते थे कि मयूर विहार से यहां तक का फ्लाईओवर है, उसका डिस्टेंस इतना है, जिसमें इतना लोड डेली जाता है, तो वो जो उसको कितने सालों में मेंटेनेंस करना होगा, ये क्वेश्चन होता है कि रोज इतनी गाड़ियां जाती है तो इतना लोड जाएगा। लोड से क्या होता है तुम्हें पता है, एक 11 में एक चैप्टर था सॉलिड्स, जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना डेल्टा एल होता है, सुना नहीं होगा तुमने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जैसे जैसे फ्लाईओवर में जाएंगे 10 साल तो बाद फ्लाईओवर खत्म हो जाएगा, तो बीच बीच में इसीलिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो वो निकालने का क्वेश्चन आता है कि आप कितने, अब एक आप इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेंटेनेंस कब करनी है। ये जितने भी ब्रिज विज गिरते हैं ना, ये किसकी गलतियों की वजह से गिरते हैं, इंजीनियरों की। वो पहले से कैलकुलेट करके रखता ही नहीं है कभी कि यार इस टाइम आ गया है मेंटेनेंस। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में पूरा का पूरा ऐसे हो गिर गया था, वो जो पास ओवर नहीं होता, जैसे अभी यहां पर भी तो बने हुए हैं अलग अलग जगह पास ओवर, जानते हो, एक सड़क से दूसरे सड़क पर जाने का, तो ये हाँ। कोई यहां तक दिक्कत देख लो कश्मीरियों, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको, इससे रिलेटेड ये भी खत्म करते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, बिना देरी करे आ जाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे डायरेक्ट हम 17 क्वेश्चन को समझेंगे। किसको? 17 क्वेश्चन को। अ फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफायर कितना है? 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पावर ऑफ अ लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफायर इज 5 सेंटीमीटर है, उसकी पावर क्या आएगी बताओ? ठीक है, मतलब कि एक इंसान को, ठीक है, मैग्नीफायर लगाया उसने, क्या लगाया अपनी आंखों के आगे, वो देखा यहां एक अटक जाता है, कैसे बताऊं, घड़ी वड़ियों वालों के पास होता है, वो यहां लगा ले के ऐसे देखते हैं, देखा नहीं है मैग्नीफायर कभी? छोटी छोटी पिन्स को उठाने के लिए काम आता है वो। कभी घड़ी वालों का ना ऐसा अजीब सी चीज होती है, वो अटक जाती है यहां पर। 20 आएगा, क्यों? बहुत आसान है यार, 1/, फोकल लेंथ करनी है इसमें, सिर्फ ये मैग्नीफायर वर्ड देके पागल बना रहे हैं तुम्हारा। चलो एक फिर चार्ट बनवा देता हूं पहले पूरा। देखो एक पूरा चार्ट बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पूरा क्या बनाऊंगा? चार्ट। ठीक है, हाँ मैं देता हूं, रुको। जब तक तुम क्वेश्चन नंबर पढ़ो 13।
देखा 13 क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन कल ही फॉर्मूला बताया था। अरे भाई दोनों का ऐड होता है, दोनों का ऐड होता है। एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। कन्वेक्स है प्लस में लेना इसको, ये प्लस में शायद 4 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। इसका ओवरऑल आंसर आएगा 1 डायोप्टर प्लस। एक्चुअली में आप जानते हो ना कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग का प्लस लेते हैं और डाइवर्जिंग का माइनस। कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने ये चीज, प्लस और माइनस। इसका 1 आएगा, 7 नहीं होगा। आपने 1 पे क्लिक करा है, 7 पे 1। आसान था ये तो बहुत ही। इंसान को कई बार तुम लोगों ने किस किस ने आंखों की देखा है, चेकअप करवाया है? एक अजीब सा फ्रेम लगा के उस पर टुक टुक 2-3 लेंस डालते हैं, किसने देखा ये? फिर कहते हैं क्लियर दिख रहा है। आपका हुआ है कभी? मजा आता है ना वो? मुझे तो एक ही जैसा जिसकी आंखें सही उसको तो एक ही जैसा लगेगा ना। क्या हुआ? हाँ, फिर वो पर्ची से निकल जाती है। सही है। मतलब आपने शांतुनी कभी नहीं करवाया यश? कह रहे कहाँ से नाम मत लाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या हमारा आंख भी, जो हमारे आईज है वो भी एक मैग्नीफायर है? याद रखना हमारी आंखों में भी लेंस लगा हुआ है। कौन सा? कन्वेक्स। हमारी आंखें किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से कम नहीं है, कंपाउंड नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप। हमारी आंखें खुद क्या है? एक टाइप की एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। चाहे तो इस चीज का हमें देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी देखने की शक्ति बहुत दूर तक होती है, पर हमें ऐसा पता नहीं चलता कि इसकी दूर तक है ये वो। हो सकता है आपकी भी दूर तक हो काफी, पर किसी और इंसान की वो इन्फिनिटी, जितनी दूर आपकी है उतनी ना हो। जैसे मेरे एक दोस्त था, हम लोग ऐसे बस का वेट करते थे कॉलेज की, मैं उतना दूर नहीं देख पाता था अगली रेड लाइट पर वो अगली रेड लाइट पर बस का आने वाला नंबर तक नहीं होता, वो पढ़ लेता। ऊपर वाला तो कोई भी पढ़ लेगा 39 आ रही, ठीक है। नीचे वाला पढ़ना मुश्किल होता है, जो नीचे उस बस का नंबर होता है उसकी इतनी तेज पंकज नाम था उसका। और एक तो टाको ब्रा है, उसके बारे में तो जानते ही हो आप, मरकरी देख लेते थे वो तो नंगी आंखों से। सही है। प्रियांशु कह रहा है मेरे में एक्सरे देखने की शक्ति है। एक्सरे मैं कपड़ों के आर पार। सही है। तो देखो सिंपल क्या लेंगे हम? माइक्रोस्कोप। इसके आप फॉर्मूले आइस के लिए भी लगा सकते हो। किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले, ठीक है। हम चाहें तो किसके लिए लगा सकते हैं? आइस के लिए भी लगा सकते हैं ये, ठीक है। पर कंपाउंड वाले मत लगाना कभी भी। क्लियर है? हर माइक्रोस्कोप में 2 केस आते हैं, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उन सबके 2 केस आते हैं। एक केस का नाम होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला। सही है। जिसमें हमेशा इमेज जो है वो डीप ही बनेगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। बट वेरीज
ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन। वैसे तो हम D25 ले लेते हैं, पर कोई इंसान ऐसा ही है पहले से ही, उसकी बचपन से ही ये 25 की जगह 20 है, वो करीब से पढ़ सकता है, तो ये उसका लीस्ट जो उसका विजन है वो पहले से ही अलग हो रखा है। ये 25 एक एवरेज है, सिर्फ एक क्या है, एवरेज। अगर आपको आईआईटी वाले क्वेश्चन में बोले कि एक बंदा है वो 20 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तब उसका डिस्टेंस विजन अपने आप 20 हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से 25 मत डालना, नहीं तो नहीं दे रखा 25 डालो, एवरेज है वो, तो क्या है, एवरेज है, ये याद रखना। बट वेरीज ह्यूमन टू ह्यूमन, ये मत बोलना मेरे को तो 25 पता है, मैं 20 कैसे डाल दूं। दोनों का डायग्राम देखना। जिस भी चीज के पास आंख पड़ी होती है ना, जिस भी चीज के पास क्या पड़ी हो, आंख, जिस लेंस के पास, वो क्या होता है, आई पी, सुना ही होगा, ये भी क्या है, आई। पर क्या इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं, ये लेंस आंखों के पास ही रहता है। अब कुछ बोलेगा सर मैं इस लेंस को यहां रख दूंगा ऑब्जेक्ट के पास, फिर मैं देखूंगा यहां पर, दिखेगा ही नहीं ढंग से, समझ में आ रही है बात। इस लेंस को आई पीस के पास ही देख के रखने में मजा आता है, तो आई पीस इसे कंसिडर किया करो, क्योंकि इसमें तो एक ही लेंस होगा। इन दोनों में फर्क क्या होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, मैं बताता हूं। इसमें देखना क्या होता है, सुनना, इस पे एकदम फोकस ऑफ आई पे पड़ी होती है, फोकस ऑफ आई पीस, फोकस ऑफ आई पीस पे पड़ी होती है, और इसमें फोकस ऑफ आई पीस के थोड़ा इधर पड़ी होती है। ये बिल्कुल फोकस पे पड़ी है ऑब्जेक्ट, जिस वजह से क्या होगा, सीधा जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, और ऐसा जाएगा, वो आप जानते हो ना, सीधा ही चला जाता है, जिस वजह से ये कभी मिल ही नहीं पाते, ये हमेशा किस पे रहते हैं, इन्फिनिटी पे। आया, इसमें आपको कभी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि ये तो क्या पैरेलल जाएंगी, इन्फिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपको ढंग से इमेज दिखती नहीं है। अगर आप एक टेलीस्कोप ले आओ मार्केट से, उसको आपने सेट ही नहीं करा, ऐसे ही रख दिया और देखने की कोशिश करो, कुछ नहीं दिखता, ब्लर होता है सब कुछ। नया कोई शौक में टेलीस्कोप लाता है ना, 10 दिन तक तो उसे चीजें सेट करनी ही नहीं आती, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता कि वो जो चीज है ना, वो मुझे सीधी नहीं, पहली तो बात उल्टी दिखेगी, मैं अगर ऊपर जा रहा हूं तो वो नीचे जा रहा हूं, मतलब बहुत दिक्कत होती है 10 दिन तक तो लगभग। आप फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तब आपको पता लगता है कि हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं, हमें क्या चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, एलडीवी। क्या, एलडीवी, इसे बोलते हैं एनए, एलडीवी। और शॉर्ट टर्म भी यूज करते हैं, आप याद रखना, आईआईटी शॉर्ट टर्म भी यूज करती है, नीट में पूरा लिखा हुआ आएगा, आईआईटी शॉर्ट टर्म भी यूज करेगी, एलडीवी, बकायदा एलडीवी। आपको एलडीवी क्या है, अब बताओ, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हम पीछे इमेज बना सकते हैं, और वो इमेज, जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट होता है ए बी और वो होता है ए डैश, वो बिल्कुल इससे कितना दूरी पे होगी, डी। फर्क पता लगा दोनों में। नॉर्मल एडजस्टमेंट एक अलग चीज होती है जिसके अंदर इमेज बनती ही नहीं, और इसमें इमेज बनती है और बहुत सही बनती है। इससे कुछ लोग मिनिमम बोलते हैं और इससे कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। एग्जाम में आता है सिंपल माइक्रोस्कोप एट मिनिमम, एट मिनिमम, और सिंपल माइक्रोस्कोप एट मैक्सिमम, बस ये दो के मिनिमम। मतलब देखो थोड़ा ना नाम के साथ ये हेरफेर करते हैं ताकि बच्चों को समझ में ना आए, बच्चे का यार मिनिमम मैक्सी तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्या पढ़ा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट और वो, पर वो उन्हीं का नाम होता है। जो आपने फॉर्मूले सीखे ना वो ही लगाने हैं वहां पर, कोई अपना नया तुम्हें नहीं लगाना। आप अगर बहुत सारे नेट पे फॉर्मूला जाओगे तो नेट वाले तो हर चीज के लिए एक अलग फॉर्मूला बना रखा है उन्होंने, इतने फॉर्मूले कहां याद होता है यार। तो ये आप दोनों लिखा, ये किसका मैंने ले लिया यार, ये रखो, ये आपकी है,
ये आपकी रेटिंग है यार, तू तो इस पे तो सही लिखता है। तो इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, एमपी क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है इसके लिए होती है D/FE ओनली, और इसके लिए होती है मैग्नीफाइंग पावर 1 + D/FE। ये FE क्या है, फोकल लेंथ, D क्या है, डिस्टेंस विजन, और 1 + ये। हम अभी जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो मैं इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए बोर्ड्स के लिए, पर यहां पर आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसके लिए D/FE है और उसके लिए 1 + D/FE है। फर्क क्या दोनों में, सिर्फ D/FE और उसका लिया है 1 + D/FE। तो जाहिर सी बात है इसमें कम आएगी और उसमें वैल्यू ज्यादा आएगी, ये तो है ही ना, इसमें कम आएगी, उसमें जितनी भी वैल्यू होगी उसमें एक और ऐड हो जाएगा, आपको ये ज्यादा अच्छी इमेज देगा। स्कूल में भी ये आपने करा अभी, माइक्रोस्कोप का एक एक्स बना के उसको सेट करते हैं, वो नहीं करा अभी तक। तो चलो इसी के ऊपर क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 18th कौन सा, 18th अभी आपने 17th करा था, कितनी आई थी पावर, बताओ 18 का क्या करना है अपन को, क्वेश्चन मिला आपको, क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस फॉर रिलैक्स्ड एंड आईज। मैंने आपको बताया नहीं था ये आई के लिए यूज हो सकता है, रिलैक्स्ड आइज। रिलैक्स्ड आइज में मैंने देखा है इंसान है ना दूर का देखता है, रिलैक्स्ड आइज होती है ना उसकी, तो उसके मतलब दूर तक का देख सकता है एकदम रिलैक्स होके, और इंसान जब पास का देखता है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन करता है अपनी आंखों को। तो थोड़ा सा बस आप इतना बता दो, रिलैक्स्ड आइज इसमें से कौन सा होगा, मुझे ये लग रहा है रिलैक्स्ड, ये होगा रिलैक्स्ड आइज, क्योंकि आपको उसमें बहुत दूर की चीज देखनी है, ये है रिलैक्स्ड आई, सही है। तो ये इसे बोलेंगे हम रिलैक्स्ड, और ये क्या होगा काफी स्ट्रेन्ड। फिर नाम चेंज, मिनिमम मैक्सिमम में से क्या हो गया, रिलैक्स्ड और स्ट्रेन्ड, कंट्रैक्टेड आया। अब मुझे कुछ फोकल लेंथ पहले से ही दे रखी है, इन्होंने बोला इन प्रीवियस क्वेश्चन फोकल लेंथ कितना दी है 5/25, मैग्नीफाइंग पावर इसके लिए कितनी आएगी 5, उसके लिए बताया कितनी आएगी 6। आया समझ में, ये आपको फोकल लेंथ यहां से डालना था आंखों का, और डिस्टेंस इसमें से डालना था, कूल आई बात समझ में। तो इसकी 5 आई है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 6 आई है। कौन सा 5x और 6x है, कोई क्वेश्चन 5x एंड 6x। एवरेज, डी मतलब जानते हो ना, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। यहां दिखाया भी तो था आपको शुक्र कि इस आंख से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। एक्स मतलब पावर, अरे मैंने अभी बताया नहीं था वो फैक्ट्री, 3x 5x, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती, बड़ा इंसान खुश। आया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन, इससे आप आंख भी कर पा रहे हो और सिंपल माइक्रोस्कोप भी कर पा रहे हो। डन। अब आते भैया किस पे, हमारा प्यारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे सही माइक्रोस्कोप।
फॉर्मूला बता देता हूं, अब तो तुम ट्राई करना एक बार ये क्वेश्चंस घर पे, लगभग 20 के आसपास मैंने बता दिए क्वेश्चन, 10 और आपको करने अपनी मेहनत से। मैं अब फॉर्मूला बताता हूं। माइक्रोस्कोप कौन सा वाला ले रहे हैं? कंपाउंड। उसके अंदर भी क्या दो केस बनेंगे? एक कौन सा है बताओ? एनडी, एनडी मतलब, और एलडीवी मतलब ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और मैं कंपाउंड में क्या होता है, एक लेंस की जगह क्या आ जाते हैं? दो लेंस, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लेता है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एल बाय एफ ओ, एल बाय मल्टीप्लाई बाय डी बाय एफ ई। वो डी बाय एफ ई था ना, तो पिछली बार था नॉर्मल एडजस्टमेंट में, क्योंकि दो लेंस है तो दोनों का आपस में ये एक्चुअली में ना मैग्नीफाइंग पावर ऐसे निकला है, एमओ इंटू एमई। तो एमओ ये है और एमई ये, वो पुराना वाला एमई लिया है, पुराना वाला एमई नहीं था डी बाई एफ ई, देखो ना जो पिछले केस में लिया था डी बाई एफ ई। तो बताओ इसका क्या होगा? इसमें यहां पर आएगा 1 प्लस इसकी जगह, और इसकी जगह मैग्नीट्यूड ऑफ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इनका। ये क्या है? वीओ क्या है? ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ना उसका इमेज पोजीशन, और ये ओ मतलब क्या है? यहां पर जो ये वी और यू है ना, ये दोनों किसके हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस के। ऑब्जेक्टिव जो आपके लेंस से पहले लेंस पड़ा होगा ना, उस लेंस की बात है ऑब्जेक्टिव लेंस। लिख लो फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। एल, अच्छा हाँ यार, एल तो बताया ही नहीं मैंने आपको। एल का नाम होता है एक तो ट्यूब लेंथ। क्या होता है? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है? आपके दो ऐसे रहते हैं, पता है ना, दो लेंस रहते हैं। यही बना, माइक्रोस्कोप बन गया, एक छोटा और एक बड़ा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? एल, ट्यूब लेंथ। ये एल क्या है? दो लेंस का ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का लेंथ। कूल कूल कूल, डन। निहारिका देख लो, मैंने यहां मैग्नीट्यूड लगवाया है, वहां आपको मैग्नीट्यूड ही लगाना है। अब लिख लिया ना दोनों फॉर्मूले। अब किसके ऊपर आओ? टेलीस्कोप। टेली, इसका एग्जाम में पता है क्या आता है? प्रूफ। अगर आप सीबीएसई के लिए कभी प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका प्रूफ करके जाना, 5 मार्क करवाया है मैंने। टेलीस्कोप में भी क्या? एनडी यानी कि, और यहां पर एलडी। इसमें तो एनडी का ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, इसके अंदर रहता है एफओ बाय एफ ई। क्या है एफओ बाय एफ ई? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बस इतना करना है, सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा। और याद रखना एफओ प्लस एफ ई इक्वल टू, इसमें ऑलवेज क्या आता है? एल क्या है? ट्यूब लेंथ। एल क्या है? ट्यूब लेंथ। याद रखोगे? दो लेंस होते हैं, इसमें आगे वाला बड़ा होता है या पीछे वाला बड़ा होता है? माइक्रोस्कोप में आगे वाला छोटा रहता है और टेलीस्कोप में आगे वाला बहुत बड़ा रहता है, और पीछे वाला छोटा नहीं, मीडियम साइज का। टेलीस्कोप में दोनों ही छोटे नहीं रहते, कोई भी छोटा नहीं रहता, आगे वाला थोड़ा बड़ा और पीछे वाला मीडियम साइज का। और माइक्रोस्कोप में आगे वाला बहुत छोटा और पीछे वाला मीडियम साइज का।
बड़ा कोई भी नहीं होता। सही है। बड़े बड़े लेंस किस में लगते हैं? टेलीस्कोप। और एक वो भी होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग, जिसका डायग्राम आपके है एनसीईआरटी में, है ना। अब एलडीवी, जिसके अंदर लीस्ट डिस्टेंस पे विजन बनेगी। अरे ये लिख लिया, ये क्या है, क्या वैसे आईपीस। इसमें आप यूज करना एम, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस, ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस। और लिख लो मैग्नीफाइंग पावर इसके अंदर आती है आपकी FO बाय FE बाय सॉरी प्लस FO बाय D। और क्या कॉमन भी आ सकता है क्या? FO बाय FE प्लस, और इसमें FO कॉमन आता है और क्या आता है 1 प्लस, ये भी लिखते हैं कुछ इसको, वो प्रूफ इसका डेरिवेशन करता है ना, तब प्रूफ प्लस आता है। एक्चुअली वो ये होता है, ये आता है नीचे यहाँ 1 रहता है, ये अलग मल्टीप्लाई, ये अलग मल्टीप्लाई में ही है वो, इसको इसलिए ऐसे भी लिखते हैं।